चलिए हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी से लेकर के सितंबर तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं गेम से, खेल से। तो पहले थे हु वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक। यहाँ पे पैरा ओलंपिक है, ध्यान देना। अच्छा नहीं सॉरी, ओलंपिक है। तो एक्चुअली ओलंपिक गेम में जो सेरेमनी हुआ था उसमें फ्लैग बेयरर का मतलब ये होता है ध्वजवाहक। मतलब हमारे कंट्री का जो फ्लैग है उसको लेकर के वो क्या करते हैं, फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम ध्वजवाहक बोलते हैं या फ्लैग बेयरर बोलते हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था इस बार, एक्चुअली ये ओलंपिक जो है वो एवरी 4 होता है, हर 4 साल में ये ओलंपिक होता है। इसके पहले ओलंपिक जो हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, जापान में हुआ था, टोक्यो में। ये ओलंपिक 2020 का ओलंपिक जो है वो टोक्यो जापान में हुआ था। आफ्टर 4 इयर्स ये ओलंपिक फ्रांस में पेरिस में हुआ है। तो एक्चुअली इस गेम में पेरिस ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें हमारे कंट्री की तरफ से जो ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक मतलब जो फ्लैग बेयरर थे, वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा, दो थे, एक तो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के प्लेयर है, और शरत कमल और पीवी सिंधु। कोई और आए हैं, एक मिनट। ठीक है, तो पीवी सिंधु और शरत कमल ये दोनों जो है वो हमारे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फ्लैग बेयरर थे। अच्छा देखो, ये जो सेरेमनी होता है मीन्स ओपनिंग सेरेमनी, एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। अब ये अगर पूछ देगा आपको कि क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था उसका ध्वजवाहक कौन थे, उसका फ्लैग बेयरर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर क्लोजिंग का पूछेगा तो क्लोजिंग का पीवी सिंधु मत करना, ये और ये इसका आंसर नहीं होगा, ये ओपनिंग का है। अगर क्लोजिंग का बोलेगा तो क्लोजिंग में आप देख सकते हो मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश both are the flag bearer in the closing ceremony of पेरिस ओलंपिक्स 2024। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बोलेंगे तो पीवी सिंधु एंड शरत कमल, क्लोजिंग सेरेमनी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश। ओके, अब मनु भाकर का नाम आया है तो हम इस पे कुछ जीके कर लेते हैं। देखो, मनु भाकर इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु वॉन 2 मेडल्स इन ओलंपिक गेम। अभी तक इंडिया में कोई भी प्लेयर एक ही गेम में 2 मेडल नहीं जीता है, लेकिन कौन जीते हैं, मनु भाकर। इस बार का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मनु भाकर इज द ओनली इंडियन प्लेयर हु वॉन 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक गेम। इसके पहले पीवी सिंधु, वो भी 2 मेडल जीती है लेकिन अलग अलग ओलंपिक में। लेकिन ये एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। और मनु भाकर पी आर श्रीजेश जो है वो ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे। ओपनिंग में बोलेंगे तो पीवी सिंधु एंड शरत कमल। इतना क्लियर? ओके, डन। तो ये याद रखना, मैंने बता दिया आपको, ओपनिंग सेरेमनी में पूछेगा तो पीवी शरत कमल, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में बोलेगा तो मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश। मनु भाकर का मैंने एक और करंट अफेयर्स बताया आपको कि मनु भाकर इज द ओनली इंडियन प्लेयर हु वॉन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन द सेम ओलंपिक गेम। इसके पहले पीवी सिंधु भी 2 मेडल्स जीती है लेकिन अलग अलग ओलंपिक गेम में। ये एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, एक्चुअली ये जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक के कुछ बात है। सबसे टॉप पोजीशन पे जो है वो यूएसए था, टॉप पोजीशन पे, सबसे टॉप रैंकिंग पे, टॉप पोजीशन पे यूएसए। वो टोटल 126 मेडल्स जीते। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक में
जो टॉप कंट्री है सबसे टॉप पे, कोई और आया, 1 मिनट, ओके। तो यूएसए जो है वो टॉप पे है। हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका 71 पोजीशन है। कितना? 71 पोजीशन है। एंड हमारे पास सिर्फ 6 मेडल्स मिला है, 6 मेडल्स। वी वॉन ओनली 6 मेडल्स। 6 मेडल्स में भी अगर हम बात करेंगे तो 2 गोल्ड, एक भी गोल्ड नहीं। टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, 2020 में, उसमें हम लोग 7 मेडल्स जीते थे। कितने? 7 मेडल्स जीते थे। इस बार हमें 1 मेडल्स कम हो गया और उसमें एक गोल्ड भी था, एक गोल्ड भी था। ये गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा भी सिल्वर मेडल ही जीता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि जो ओलंपिक गेम होता है उसी साल पैरा ओलंपिक गेम भी होता है। उसके जस्ट 1 महीने के बाद पैरा ओलंपिक गेम होता है। तो इसके बाद हुआ पैरा ओलंपिक गेम। देखो इंडिया का पोजीशन आप देख सकते हो। इंडिया का पोजीशन कितना है? 71 पोजीशन है। हमसे बेहतर तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ही मेडल जीता लेकिन गोल्ड जीता। पाकिस्तान जैवलिन थ्रो में, उसका नाम है अरशद नदीम। नदीम अरशद जो है वो जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए हमारा जो जैवलिन थ्रो बॉय, गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, इस बार सिल्वर मेडल ही जीता है। तो एक ही सिल्वर मिला है और 5 ब्रॉन्ज मिला है। 5 में भी अगर बात करेंगे तो 2 मनु भाकर ने ही जीती है, मनु भाकर। ओके, तो ये सब मेन मेन पॉइंट है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है, हु हैव बीन मेड द इंडियन फ्लैग बेरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक्स। देखो ये क्या है? पैरालंपिक्स है। वो क्या था? ओलंपिक था। ये क्या है? पैरालंपिक्स है। पैरालंपिक्स जो है ओलंपिक्स के जस्ट बाद ही, 1 महीने के बाद ये खेला जाता है। और पैरालंपिक्स में जो इस बार का जो फ्लैग, ये बोल रहा है क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो है हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल, ये जो है पैरालंपिक्स का, कंफ्यूज मत होना, पैरालंपिक्स नॉट ओलंपिक। ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें मनु भाकर का नाम बताया था आपको। ये बोल रहा है पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें फ्लैग बेरर का काम किया हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। और अगर हम बात करेंगे, इतना क्लियर ना? कुछ डाउट तो नहीं है? ओके, हेलो। देखो मैंने 3 पॉइंट बताया आपको। पेरिस ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर थे वो मैंने आपको बताया पीवी सिंधु और शरत कमाल। दूसरा मैंने बताया आपको कि पेरिस ओलंपिक्स का क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, उसका जो फ्लैग बेरर थे मनु भाकर, अभी मैं आपको नाम बताया था। और यहाँ बोल रहा है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स बोल रहा है। पैरालंपिक्स है ये, इसको याद रखना। इसमें हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। आई होप समझ में आ गया होगा। आप पैरालंपिक, अगर हम बात करेंगे पैरालंपिक का ओपनिंग सेरेमनी का जो फ्लैग बेरर कौन थे? सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जादव। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार आपको रीड करना ही पड़ेगा। बात करेंगे पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिला है? चीन को मिला है। पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिला है? चीन को, चाइना को मिला है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गेम मेडल किसको मिला था? यूएसए को मिला था। ओलंपिक में यूएसए को मिला था सबसे ज़्यादा मेडल्स। लेकिन बोल रहा है पैरालंपिक्स में सबसे ज़्यादा जो मेडल मिला है वो चीन को मिला है, चाइना को मिला है। किसको मिला है? चाइना को मिला है टोटल 220 मेडल्स। इंडिया इसमें 18th पोजीशन पे है। कितने पे? 18th पोजीशन पे, 18वें नंबर पे है। इंडिया वॉन टोटल 29 मेडल्स इन पैरालंपिक्स। कितने? 29 मेडल्स मिला है इंडिया को। उसमें भी 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि टॉप में कौन था? लिस्ट ऑफ द टॉप, चाइना विथ 220 मेडल्स, इंडिया
India is on 18th position in Paralympics. Total 29 medals. Among them, 7 golds, 9 silver, and 13 bronze medals. ओके, तो ओलंपिक एंड पैरालंपिक हम लोग देख लिए हैं. नेक्स्ट, देखो हमारे इंडिया की तरफ से जो जीते हैं उसका लिस्ट है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा. एक बार आप लोग इसको देख लेना, पढ़ लेना, ये जरूरी है पढ़ना. चल नेक्स्ट है हमारा, नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन. अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात आया है तो नीरज चोपड़ा के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं. नीरज चोपड़ा इज कॉल्ड गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. तो क्योंकि नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020. टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीता था. दैट्स वाई इसको गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया बोलते हैं. याद रखना, गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. तो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया कौन है? हु इज गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया? गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया बोलते हैं पीटी उषा को. पीटी उषा. पीटी उषा, शी वॉज एन एथलीट्स. तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया एंड नीरज चोपड़ा को बोलते हैं गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. ये भी 2 पॉइंट आप लोग याद रखना. ओके सॉरी, एक्चुअली बैटरी डाउन हो गया था. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था पीटी उषा को बोलते हैं गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया और नीरज चोपड़ा को बोलते हैं गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया. क्योंकि पीटी उषा जो थी एक्चुअली वो गोल्ड मेडल जीती थी. और यहाँ पे नीरज चोपड़ा भी जो है वो टोक्यो ओलंपिक में लास्ट लास्ट जो ओलंपिक गेम हुआ था जिसमें वो गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में. एक चीज़ और नीरज चोपड़ा से, ये जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीता था बेसिकली वो जीता था 7 अगस्त को. कब? 7 अगस्त को. दैट्स वाई 7 अगस्त को बना दिया गया है जैवलिन थ्रो डे. क्या बोलते हैं इसको? जैवलिन थ्रो डे. जैवलिन थ्रो डे इज सेलिब्रेटेड एट एवरी 7th August बिकॉज ऑन दैट डे नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक. ये भी याद रखना, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है. जैवलिन थ्रो डे कब होता है? 7 अगस्त को. क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. तो नीरज चोपड़ा बोल रहे हैं आप, नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन द फेडरेशन कप. अगर बोलेंगे फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो फेडरेशन कप से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरेशन कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम. मस्ट आंसर वुड बी जैवलिन थ्रो. किसमें होता है? जैवलिन थ्रो. फेडरेशन कप कौन से गेम के लिए होता है? जैवलिन थ्रो गेम के लिए होता है. इस बार का जो फेडरेशन कप 2024 हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता है. ये भी आपको याद रखना है. ओके नेक्स्ट. ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो इरेज हो रहा है. देखिए वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है. विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल. एक्चुअली इनका नाम है, बहुत फेमस है, सुनील छेत्री. सुनील छेत्री इज द
थर्ड थर्ड मैक्सिमम गोलर्स। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है तो आप जानते हो लियोनेल मेसी ने किया है। सेकंड नाम पे अगर बात करेंगे तो सेकंड पे जो है वो रोनाल्ड है, और थर्ड पे है वो सुनील छेत्री हमारे इंडिया का है। बेसिकली सुनील छेत्री जो है वो मोहन बगान जो टीम है बंगाल में, मोहन बगान टीम से खेलते हैं। मोहन बगान टीम से खेलते हैं और ये हमारे इंडिया के फुटबॉल टीम का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर था, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इससे कि सुनील छेत्री बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। सुनील छेत्री जो है वो कौन से गेम से बिलोंग करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए फुटबॉल से। कौन से टीम से वो खेल रहा था, मोहन बगान से। इंडिया के लिए सबसे अहम प्लेयर थे वो, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, क्योंकि इंडिया की तरफ से मैक्सिमम गोल वही करने वाला था। सबसे ज़्यादा गोल जो है इंडिया की तरफ से सुनील छेत्री ने ही किया था। तो 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो अभी रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है, कौन, सुनील छेत्री। क्लियर। चलिए गुड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल गेम। ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम मोहन बगान टीम ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मोहन बगान टीम से वो खेल रहे थे, और इंडिया के लिए भी वो खेल रहे थे। एक्चुअली वर्ल्ड में थर्ड सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लेयर है वो। तो ये सब 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लेयर सुनील छेत्री, इसलिए मैं इसके बारे में बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। अब जो है 85th ग्रैंड मास्टर हु बिकेम, हमारे इंडिया का अभी करेंट स्टेटस ओनली इन इंडिया ऑफ 86th ग्रैंड मास्टर अभी कौन बना है, पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इसको याद रखना है, ये वन लाइनर है, जस्ट वन लाइन में ही याद रखना है, सिर्फ वन लाइन में ही याद रखना है इसको। ये 85th, ये नंबर याद रखना है, कौन से नंबर का, 85th ग्रैंड मास्टर जो अभी बना है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर। वन लाइनर है, जस्ट फॉर रिमेंबर, एक ही बार याद रखना है इसको, उतना डीप में नहीं पढ़ना है। जो डीप में होगा मैं बोल दूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दिस इज कॉल्ड UNGA। यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द विंग है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट हैज़ टोटल 193 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है, 193 मेंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है फुटबॉल डे कब, 25 मई। 25 मई इज डिक्लेयर्ड एज द फुटबॉल डे बाय UNGA। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये भी वन लाइनर है, तो आपको याद रखना है 25 मई इज द फुटबॉल डे डिक्लेयर्ड बाय UNGA। विच मेडल डिड इंडियाज दीप्ति जीवन जी विन इन द वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। अभी जो पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ था उसमें ये दीप्ति जीवन जी कौन सा मेडल जीती है, तो गोल्ड मेडल जीती है। क्या जीती है, गोल्ड मेडल जीती है, ये याद रखना है। ओके किस में आप देख सकते हो, T20 कैटेगरी रेस में जो है इनको मिला है, ये एथलेटिक्स है, तो इसको गोल्ड मेडल जीती मिला है, किसको, जीवन जी को, दीप्ति जीवन जी को। वन लाइनर है, जो वन लाइनर होगा मैं वन लाइन में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर से पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन रेसलर हैज बीन बैंड बाय द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग। अब देखो रेसलिंग आप जानते हो, रेसलिंग क्या है, एक कुश्ती का गेम है, और अभी जो है बजरंग पूनिया को डोपिंग के केस में, कौन से केस में, डोपिंग के केस में जो है इसको अभी क्या कर दिया है, इसको बैन कर दिया है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेसलिंग गेम में बजरंग पूनिया को डोपिंग केस में, डोपिंग का मतलब होता है कि ड्रग्स लेकर या कोई भी ऐसा नशीली दवा लेकर के वो गेम खेल रहा था, और इसी कारण से उसको डोपिंग के केस में उसको बैन कर दिया। किसको? बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया को रेसलिंग के गेम में इस बार बैन कर दिया है, क्योंकि वो डोपिंग के केस में पकड़ा गया। डोपिंग का मतलब होता है कि वो ड्रग्स ले रहा था और ड्रग्स लेकर के वो गेम खेल रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? अब देखो, ये आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है अभी कुछ दिन पहले ही हो रहा था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया है, इंडिया तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये होने वाले थे बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में जो है अभी प्रॉब्लम हो गया था। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो है वो सत्ता पलट गया था, वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ गया था। सिविलियन गवर्नमेंट को हटा करके जो शेख हसीना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उसको डिपोस्ट करके वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ गया था। दैट्स वाई एक्चुअली वहाँ से वेन्यू को शिफ्ट करके कर दिया यूएई। कहाँ कर दिया? यूएई। ये भी याद रखना है, बांग्लादेश उसका वेन्यू था, लेकिन बांग्लादेश में ये नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे अभी गवर्नमेंट का अनरेस्ट चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और इसलिए इस वेन्यू को शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश से यूएई। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। देखो, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में सबसे मैक्सिमम वाइप जो है ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है। ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम वर्ल्ड कप T20 फाइनल्स वॉन बाय विच टीम? द आंसर मस्ट बी ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलिया का टीम सबसे ज़्यादा बार 6 बार ये मैच जीता है वर्ल्ड कप। हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? अब आपको पता होगा कि आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो कौन जीता है, ये तो पता ही होगा आपको। इस बार इंडिया जीता है, ये याद रखना आप लोग, इंडिया जीता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो इंडिया जीता है, और युवराज सिंह को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है आपको, इसको याद रखना ही है। युवराज सिंह वॉज मेड द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो एम्बेसडर बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह को। और इस बार ये जो टाइटल, ये जो गेम, ये जो फाइनल जीता है वो इंडिया जीता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीता है। और इसी के बाद से जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट ले लिए। तो T20 से ये जीतने के बाद 3 लोगों ने रिटायरमेंट लिया था। एक तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जो है कोच थे, तो राहुल द्रविड़ वो भी जो है रिटायरमेंट लिए। फिर विराट कोहली T20 के गेम से रिटायरमेंट ले लिए। और फिर रोहित शर्मा, रोहित शर्मा भी जो है T20 के गेम से रिटायरमेंट ले लिए। ये भी याद रखना आप लोग। ओके, ओके नेक्स्ट। Who was recently awarded the title of Grand Master by the International Chess Federation? आप देखो यहाँ बात कर रहा है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है, तो हमारे इंडिया का है, इसलिए ये हो जाता है VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ICF, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अब इंटरनेशनली है, हमारे इंडिया के प्लेयर को बनाया गया है, ऑफ कोर्स उसको अवार्ड दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसका आंसर है प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा जो है उसको बनाया गया। नीचे आप देख सकते हैं, रमेश, इसका पूरा नाम है रमेश बाबू, नहीं सॉरी, वैशाली रमेश बाबू को बनाया गया, वैशाली रमेश बाबू को बनाया गया है, उसको नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन है, यहाँ भी रमेश बाबू है, यहाँ भी रमेश बाबू है, तो कंफ्यूज मत होना, वैशाली रमेश बाबू को बनाया गया है।
नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन इवेंट एट द पावो नुरमी गेम। आप देखो पावो नुरमी गेम, तो आपको जैवलिन का हीरो, हमारे इंडिया में जो जैवलिन थ्रो का हीरो है वो कौन है? नीरज चोपड़ा है, आप जानते ही हो। तो नीरज चोपड़ा के अलावा कौन जीतेगा इंडिया से? तो आपको नीरज चोपड़ा ही जीता है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि फेडरेशन कप जो हुआ था, कौन सा कप? फेडरेशन कप 2024, उसमें भी नीरज चोपड़ा क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। इसमें भी क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। अगर हम बात करेंगे कि ओलंपिक ओलंपिक गेम हुआ है, ओलंपिक में जो है 2024, इसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पावो नुर्मी गेम एंड फेडरेशन कप, ये दोनों में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो गेम हुआ है पेरिस में, फ्रांस में, उसमें सिल्वर जीता है। ओके। ये जो पावो नुर्मी गेम है वो कहाँ पे खेला गया? फिनलैंड में खेला गया। फिनलैंड एक कंट्री है, फिनलैंड में खेला गया। चलो नेक्स्ट। ये देख लो कि नीरज चोपड़ा कितने गोल्ड जीते हैं, एक बार ये हम चार्ट देख लेते हैं। देखो, साउथ एशियन गेम जो हुआ था 16 में, उसमें भी गोल्ड जीता था। वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2016 में हुआ था, उसमें भी क्या है? गोल्ड जीता था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 में हुआ था, उसमें भी गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 18 में हुआ था, उसमें भी गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स 18 हुआ था, उसमें भी गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भी जो है वो गोल्ड जीता था। पावो नुर्मी गेम 2022 में जो है वो सिल्वर जीता था, लेकिन इस बार गोल्ड जीता है। 2024 में इसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। लेकिन ये 2022 में जो है वो सिल्वर जीता था। ओके। देन आप देख सकते हो कॉर्टेने गेम्स में भी क्या है? वो गोल्ड जीता था। अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें वो सिल्वर जीता था। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसका मेडल्स है, ये भी आपको एक बार याद रखना है। टेंशन मत लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का जो अभी न्यू हेड कोच अपॉइंट किया गया है, गौतम गंभीर को। किसको किया गया है? गौतम गंभीर को। तो गौतम गंभीर जो है अभी क्या है हमारा मेंस टीम का, क्या मेंस क्रिकेट टीम का जो है वो हेड कोच है गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ जो है, अभी बताया था कि राहुल द्रविड़ पहले हेड कोच थे, लेकिन वर्ल्ड कप जो है अभी जो जीता है, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद राहुल द्रविड़ रिटायरमेंट ले लिए। रिटायर्ड रिटायरमेंट ले लिए और गौतम गंभीर को जो है वो नया कोच बनाया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। तो अभी जो हेड कोच हमारे इंडियन मेंस टीम का है वो कौन है? गौतम गंभीर है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हमारा बीसीसीआई है, बीसीसीआई का अगर हम बात करेंगे, इसका चेयरमैन कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई? बताया, इसका चेयरमैन बताया था कौन है? इसका चेयरमैन है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है इसका चेयरमैन है। अगर हम बात करेंगे कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी जो है वो अभी जय शाह है। कौन है? जय शाह। आप बोलेंगे सर जय शाह तो अभी आईसीसी का चेयरमैन बनने वाला है। जी हाँ, 1 दिसंबर से, कब से? 1 दिसंबर 2024 से जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा, ये याद रखना। So he will be the chairman of ICC from 1 December 2024. Currently, Jaisa is the secretary of BCCI and chairman of BCCI is Roger Bidni. हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस टीम इज गौतम गंभीर। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। ओके।
चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन won द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप। अब ये जो टॉप गन कप है, ये टॉप गन कप जो है बेसिकली किसके लिए होता है, ये भी याद रखना। टॉप गन कप इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके लिए है, के लिए है। ओके, तो जो शूटिंग जो एक गेम है बेसिकली, अभी हमारे इंडिया का अनमोल जैन जो है अभी गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा, टॉप गन कप में। टॉप गन कप में 10 मीटर पिस्टल, मतलब 10 मीटर दूर से पिस्टल से निशाना लगाना होता है, और ये बहुत ही सटीक निशाना लगाया था, इसलिए उसको गोल्ड मेडल दिया गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि हु वन द गोल्ड मेडल इन टॉप गन कप, तो आंसर होगा अनमोल जैन। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप गन कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे ऑप्शन होगा फुटबॉल, हॉकी, देन जैवलिन थ्रो एंड शूटिंग। तो आंसर क्या होगा, शूटिंग। अनमोल जैन क्या है, एक इंडियन शूटर है। नेक्स्ट, हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द यूएस ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूएस ओपन जो है बेसिकली जहाँ पे भी ओपन वर्ड आ जाए समझ लेना वो टेनिस गेम होगा। क्या होगा, टेनिस का गेम होगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि यूएस ओपन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो कौन जीते हैं, तो अरियाना सवालेंका जो है आप जानते हो इंडिया के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें, किसमें, यूएस ओपन चैंपियनशिप ट्रॉफी में। इंडिया मतलब इंडियन मूल के हैं, इंडिया के नहीं, इंडियन मूल के हैं। चलिए कोई और आए, एक मिनट। देखो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको दिया जाएगा, ये पूरा पढ़ लेना कि कौन सा ओपन, बहुत वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे ओपन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मेन सिंगल मीन्स वर्ड कि जो टेनिस गेम होता है उसमें एक तरफ जो है ना एक ही प्लेयर होंगे और अदर तरफ भी एक ही प्लेयर होंगे, तो मेन सिंगल में जो है आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिक सीनर जो इटली के हैं वो जीता है, और किसके अगेंस्ट, डैनियल मेडवेदेव के अगेंस्ट जो रसिया के हैं। देखो मेन है विनर ही पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो गेम है वो कौन जीता है, फ्रेंच ओपन कौन जीता है, कैरलोस अल्कराज जीता है। विम्बल्डन बेसिकली ब्रिटेन का है, कहाँ का, ये ब्रिटेन का है, तो कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। यूएस ओपन जैनिक सीनर ने जीता है। आई बात समझ में। रनर अप का मतलब होता है ओपोनेंट इन द फाइनल गेम, फाइनल गेम में जो अपोनेंट है उसको रनर अप बोलते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट जीता है, रनर अप के अगेंस्ट जीता है ये लोग। तो ये जो 4-5 आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट सिंगल्स है, इसको याद रखना ही है। वुमेंस की अगर बात करेंगे तो वुमेंस में देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वुमेंस में कौन जीती है, अरियाना सवालेंका जीती है, ऑस्ट्रेलियन का भी। और अभी यूएस का ही बताया, यूएस का भी कौन जीती है, अरियाना सवालेंका ही जीती है। ठीक है, विंबलडन का जो है बरबोरा, ये सब याद रखना। ये जो 4-5 जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये सब चार्ट एक बार आप लोग देख ही लेना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है वो चाइना में हुआ था, और मैं बता दूं कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप में इंडिया इज द विनर। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन से टीम जीता, कौन से कंट्री जीता है, इंडिया, चाइना को हराकर। अगर हम बात करें रनर अप मतलब क्या है, ओपोनेंट इन फाइनल, रनर अप चाइना था, तो चाइना को हराकर इंडिया ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। और ये गेम हुआ कहाँ पे था, चाइना में ही हुआ था। इतना क्लियर। जहां जहां मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है वो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, या अगर नोट डाउन कर सको तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपको का आंसर होना चाहिए चाइना में, लेकिन ये जीता कौन है,
तो इंडिया ने जीता है। जस्ट ए मिनट, मैं तो चार्जर लगा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, फिर भी हम लोग वर्ल्ड वाइज हॉकी में थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया इज ऑन थर्ड पोजीशन इन हॉकी, रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। टॉप पे कौन है? टॉप पे फिनलैंड है। फिनलैंड जो है टॉप पे है, ये भी याद रखना। विच इंडियन प्लेयर, फीमेल रेसलर, won the gold medal in the अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। जहां अंडर 20 अगर लिखा हो, U20 मीन्स अंडर 20 मीन्स द प्लेयर इज बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से कम उम्र के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी कौन से इंडियन प्लेयर जो है वो जीती है? तो ज्योति बरवाल। ज्योति बरवाल। ज्योति बरवाल जो है, एक्चुअली आप देख सकते हो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में इंडिया के प्लेयर ज्योति बरवाल ने ये रेसलिंग जीत ली है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर वन लाइन, एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर है ये। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलेक्टर ऑफ द मेंस क्रिकेट टीम बाय, हाँ ये सेलेक्टर है, देखो कंफ्यूज मत होना। यहाँ बात कर रहे हैं सेलेक्टर की, यहाँ पे कोच की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि सेलेक्टर किनको चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलेक्टर ऑफ द मेंस क्रिकेट टीम बाय BCCI रिसेंटली। इसका नाम है अजय रत्रा। अजय रत्रा। अजय रत्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजय रत्रा, अगर हम बात अंडर इसका हेड कौन है, मतलब BCCI का जो कोच है, अभी बताया था इसका जो कोच अपॉइंट किया गया है किसको? गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर जो है वो BCCI का हेड कोच है, लेकिन यहाँ बोला है सेलेक्टर, जो प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं अलग अलग रीजन से, जो अलग अलग स्टेट में रणजी ट्रॉफी होता है, उस रणजी ट्रॉफी में जो बेहतर परफॉर्म करता है, तो ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको अभी अपॉइंट किया है अजय रत्रा को। अजय रत्रा। ओके नेक्स्ट। विच कंट्री हैज स्कोर द हाइएस्ट पावर प्ले टोटल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो है T20 गेम है, आप जानते हो T20 गेम में 20 ओवर का गेम होता है। अब 20 ओवर के गेम में अभी पावर प्ले, 20 ओवर के गेम में 6 ओवर जो है वो पावर प्ले होता है। 6 ओवर क्या है? पावर प्ले है। और पावर प्ले में जो है अभी एक रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। कौन बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया है। T20 क्रिकेट में हिस्ट्री बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर में 113 रन, कितने? 113 रन बनाया है। आई बात समझ में? 113 रन, 113 रन इन 6 ओवर्स। 6 ओवर में 113 रन बना करके ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला टीम बन गया है वर्ल्ड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है पावर प्ले T20 क्रिकेट गेम में पावर प्ले जो 6 ओवर्स का गेम है, 6 ओवर में वो टोटल 113 रन बना करके हिस्ट्री बना दिया है। वेयर द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप? आप लोग बहुत बार कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ सुनते हो, ये कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ मीन्स व्हाट? ऑल दोज रीजन्स और कंट्रीज वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। वो सारे देश, वो सारे कंट्री जो एक टाइम में ब्रिटेन का कॉलोनी था, वो सबको अभी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है। इंडिया इज ऑल्सो अ कॉमनवेल्थ कंट्री। ये याद रखना, कॉमनवेल्थ जहाँ पे भी आए वो समझ लेना, वो सारे कंट्रीज या वो सारे रीजन्स जो कभी ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। तो इंडिया भी क्या है? कॉमनवेल्थ का क्या है? मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया भी है।
तो ऐसे बहुत सारे हैं, जितने भी एक टाइम पे हम बोल सकते हैं कि एक्स कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक टाइम में ब्रिटेन का सारा कॉलोनी होता था। अच्छा, कॉमनवेल्थ का हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ? ये जीके का प्रश्न आ सकता है, तो ऑलवेज याद रखना क्राउन ऑफ ब्रिटेन। क्राउन चाहे किंग हो सकते हैं या क्वीन हो सकती है, तो क्राउन ऑफ ब्रिटेन इज द हेड ऑफ, क्राउन ऑफ ब्रिटेन इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब बात करें कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जो अभी 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ है, वो कहाँ पे? तो ये श्रीलंका में, हमारा जो नेबर कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखो ये याद रखना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कॉमनवेल्थ है क्या। कॉमनवेल्थ मीन्स व्हाट? ऑल दोज कंट्रीज विच वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। राइट नाउ वी कैन से एक्स कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। और ये भी पूछ सकता है कि हु इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हेड जो है क्राउन ऑफ ब्रिटेन ही होता है। अब ब्रिटेन में जो है कभी क्वीन हो सकती है या कभी किंग हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? यहाँ बोल रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025। अच्छा ये याद रखना कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप होता है वो नॉर्मली कौन होता है? तो जो भी रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड कंट्री होता है, आप जानते हो टेस्ट में जो है वो फर्स्ट अभी इंडिया ही है। कौन है? इंडिया ही है। सेकंड पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑफकोर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है ये चैंपियनशिप। और ये कहाँ पे होने वाला है? तो इंग्लैंड में होने वाला है। तो विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025? तो ये जो चैंपियनशिप होने वाला है, बेसिकली जो टॉप में जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे जो कंट्री है टेस्ट में, वही ये दोनों, ये सिर्फ दो ही टीम खेलने वाले हैं, सिर्फ दो ही टीम खेलेंगे, ये भी याद रखना। तो इसमें इंडिया भी है। लास्ट टाइम हुआ था लेकिन इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, पता ही। चलिए, ये एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, और ये आ भी सकता है। अभी बताया था आपको कि FIH इंटरनेशनल, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये जो है बेसिकली ये FIH हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप कौन जीती है? तो नीदरलैंड। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ गया है, रेलवे के एग्जाम में आया था और एसएससी के एग्जाम में, दो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। एक तो रेलवे के एग्जाम में आया था, दूसरा एसएससी के एग्जाम में भी आया था, तो इसको भूलना नहीं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो वुमेंस वर्ल्ड कप जो अभी हॉकी का हुआ है उसमें कौन जीते हैं? तो नीदरलैंड जीते हैं। Now, who won gold in the men's 10-meter air rifle shooting event at the ISSF World Cup? अब देखो ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उस वर्ल्ड कप में मेंस में 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब होता है कि 10 मीटर के डिस्टेंस से वो शूट करेगा। तो 10 मीटर्स जो द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, नॉर्मली जहाँ पे भी ये गेम होता है इसमें तीन बंदूक टाइप के बंदूकें होते हैं। एक तो पिस्टल होता है, याद रखना, एक तो क्या होता है? पिस्टल होता है। दूसरा जो है राइफल होता है, और तीसरा शॉट गन होता है, ये याद रखना। तो तीन तरह के जो है वो यूज करते हैं वेपन्स। तो इसलिए इसमें जो है ये बता रहा है यहाँ पर राइफल शूटिंग में कौन जीते हैं? दिव्यांश सिंह पवार, महाराष्ट्र से दिव्यांश सिंह पवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, ये राइफल का है, 10 मीटर के डिस्टेंस से
निशाना लगाने वाला गेम, उसमें जो है अभी दिव्यांश सिंह पवार जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। Which female cricketer has been appointed as DSP in UP police by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? नॉर्मली क्या होता है, आप जानते हो कि जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा में से बहुत सारा रिक्रूटमेंट होता है, स्पेशली डीएसपी लेवल तक का अपॉइंटमेंट होगा। उसके ऊपर का अगर बोलेंगे कि कोई स्पोर्ट कोटा से आईएएस बना देगा, जी नहीं, आईएएस या आईपीएस नहीं बनाया जाता है, याद रखना। इसके लिए यूपीएससी पास करना ही पड़ेगा। लेकिन डीएसपी के पोस्ट तक जो है स्पोर्ट कोटा से कोई ऐसे फेमस प्लेयर है तो उनको बना दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस में डीएसपी का रैंक पे किसको अपॉइंट किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। वो अपॉइंट किया है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है वो इंडियन वुमेन टीम का ऑलराउंडर है। कौन है? ऑलराउंडर है। ये बैटिंग भी करती है और बॉलिंग भी करती है, स्पिन बॉलिंग करती है, स्पिनर है। तो दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस में डीएसपी के पोस्ट पर अपॉइंट किया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हु वॉन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? देखो यहाँ पे T20 की बात कर रहे हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है, किसको मिलेगा पता ही होगा, सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को क्या मिला है? आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। अगर यहाँ पे बोलेंगे आईसीसी मेंस ओडीआई, ओडीआई मीन्स वनडे गेम जो है, वो ओडीआई में किसको मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ये भी इंडिया का ही है, इसलिए मैं लिख देता हूं विराट कोहली। किसको? विराट कोहली को। विराट कोहली को जो है ओडीआई आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। तो कंफ्यूज मत होना, ओडीआई में मिला है विराट कोहली को और T20 में मिला है सूर्य कुमार यादव को। अगर हम बात करेंगे टेस्ट में, तो टेस्ट में पैट कुमिंस को मिला है जो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ओडीआई में विराट कोहली और T20 में सूर्य कुमार यादव। हु हैज, अच्छा तो सूर्य कुमार यादव आया है, ये भी पूछ सकता है, मैं बता ही देता हूं। सूर्य कुमार यादव को अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को बेस्ट कैचर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया है, मतलब सबसे अच्छा कैच लिया था। तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है किसको? सूर्य कुमार यादव को, बेस्ट कैचर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ वर्ल्ड कप। तो एक्चुअली किसको दिया है? सूर्य कुमार यादव को ही दिया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप? ये एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? इंडिया की है, लेकिन एशियन है, ये वर्ल्ड नहीं है, याद रखना। एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जो है वो जीता है मान सिंह ने। कौन? मान सिंह जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप। मैराथन मीन्स व्हाट? एथलेटिक्स ही है। तो मान सिंह को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है, विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल? पता ही होगा, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल आप जानते ही होंगे। ओडीआई में कौन बनाया है सबसे ज़्यादा सेंचुरी? तो विराट कोहली, विराट कोहली। तो विराट, अगर देखो यहाँ पे बोल रहा है T20 की, T20 इंटरनेशनल में मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन T20 रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा ने बनाया है। आई बात समझ में? कितना रोहित शर्मा जो है टोटल
5 T20 सेंचुरी बनाया है, और T20 में सेंचुरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो विराट, ओडीआई में बोलेंगे तो विराट कोहली, इसके पहले कौन था, सचिन तेंदुलकर, उसका रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने ब्रेक किया। ओडीआई की बात कर रहा हूँ, T20 में रोहित शर्मा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, T20 में रोहित शर्मा। चलो ये बात आई तो एक और क्वेश्चन आ सकता है रोहित शर्मा से, कि T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला प्लेयर कौन है, तो रोहित शर्मा ही है। मोर देन 600 सिक्सेस मारा है, मोर देन 600 सिक्सेस मार करके रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला प्लेयर बन गया है। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर हु हिट्स द मैक्सिमम सिक्सेस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला प्लेयर कौन बना है, रोहित शर्मा, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। फीफा आप जानते ही हो फुटबॉल का है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे फेमस कप यही है, यही टूर्नामेंट है फीफा। तो फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जो है किसको मिला होगा, आप जानते हैं उसका नाम बहुत फेमस है, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी को। अच्छा ये इसका नाम आया है तो मैं बता दूं आपका कि वर्ल्ड में सबसे जो रिचेस्ट प्लेयर है, लियोनेल मेसी इज द रिचेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी याद रखना, रिचेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट प्लेयर कौन है, लियोनेल मेसी। और इस बार फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जो है और लियोनेल मेसी को ही मिला है। एक्चुअली ये कहाँ के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। देखो ये भी कुछ पॉइंट है, ये याद रखना एक्चुअली कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो एक्चुअली होस्ट कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट दिख रहे हो ना, चार्ट आप एक बार पढ़ ही लेना। तो एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था तो इसका होस्ट कंट्री कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। कतर का कैपिटल कहाँ है, ये भी पूछ सकता है, दोहा, दोहा जो है कतर का कैपिटल है। टाइटल विनर मतलब इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है, लियोनेल मेसी वहीं से बिलोंग करते हैं। रनर अप किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को ही बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम फीफा जो है 1930 में हुआ था। इस बार का जो मैस्कट है, मैस्कट शुभंकर जो है वो लाइव है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स जो है होस्ट कंट्री कतर में एक गेम खेला गया, टाइटल विनर अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बॉय जो है बॉल जो है बनाया गया लियोनेल मेसी को, फर्स्ट टाइम फीफा हुआ था 1930 में। और इस बात का जो शुभंकर है मैस्कट है वो है लाइब। ये 4-5 पॉइंट एक बार आपको देख ही लेना है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो आप जानते हो राजस्थान से ये प्लेयर खेलता है, राजस्थान जो है, राजस्थान से ये प्लेयर खेलता है। 200 विकेट्स आईपीएल में लेने वाला वो फर्स्ट बॉलर बन गया है, जिनका नाम है युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल। इस बार ऑरेंज कप जो मिला है आईपीएल में, ऑरेंज कप, ऑरेंज कप उसको मिलता है आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है। ऑरेंज कप होता है ना कि पिंक कप होता है, पर्पल कप होता है क्या, ऑरेंज नहीं नहीं, ऑरेंज कप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उसको मिलता है, इसको पर्पल कप मिलता है, सॉरी पर्पल कप। तो पर्पल कप जो है वो किसको मिला है, युजवेंद्र चहल को ही मिला है। ये राजस्थान रॉयल्स से खेलता है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। तो यहाँ देख सकते हो कि कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में जो है इस बार का टाइटल कौन जीता है, वो इंडियन ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने जीता है डी ग्यूकेस। कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट में जो इंडियन प्लेयर अभी टाइटल जीता है उसका नाम है डी ग्यूकेस। 17 ईयर्स का है, सिर्फ 17 साल का लड़का है। वन लाइनर है, सिर्फ वन लाइनर होगा तो फिर एक ही लाइन में याद रखना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच टीम ब्रोक इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट टीम स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस बार हुआ है वो अपना ही रिकॉर्ड जो है पहले जो है वो बनाया था, आपको पता ही होगा हैदराबाद ने। कौन? सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो प्रीवियस गेम जो उसका रिकॉर्ड था 20 ओवर में कितना था, 277, 277 जो है उसका ये रिकॉर्ड था, और अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और 20 ओवर में 287 रन, मतलब 10 रन और एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद broke its own history by hitting 287 runs in 20 overs. ओके, लेकिन अभी तक हैदराबाद जो है शायद टाइटल नहीं जीत पाया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन द इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। अब हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ऐसा पिच जो एक्चुअली जो है वहाँ पे टेस्ट भी प्ले कर सकता है, T20 भी, वनडे भी, सब एक साथ साइमल्टेनियसली खेल सकता है, हाइब्रिड बनाया गया है। और इंडिया का ये फर्स्ट स्टेडियम है। और आप जानते हो ये स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला इज द हाईएस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी याद रखना। धर्मशाला जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेडियम है। मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट स्टेडियम की, लार्जेस्ट की नहीं। लार्जेस्ट जो है अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम, जिसको अभी बना दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया है मोटेरा, वो लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले का नाम था मोटेरा स्टेडियम। अभी जो है हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे हाइट पे जो स्टेडियम है वो धर्मशाला ही है। और अभी इंडिया का ये फर्स्ट हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है, तो ये भी याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन विच कंट्री इज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। रेसलिंग चैंपियनशिप जो है 2024 कौन से गेम में? तो एक्चुअली ये जो है आपका सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान। कहाँ? किर्गिस्तान। देखो किर्गिस्तान, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री। आप देखो इसको याद रखना होगा, तो जो भी कंट्री के नाम में स्थान लगा हो पाकिस्तान को छोड़कर समझ लेना। जैसे हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये जो कंट्री आप देख रहे हो ये सब क्या? सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। अभी जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है किर्गिस्तान में होने वाला है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ विप्रो। चलो हमारा गेम का हो गया है, रेसलिंग जो है गेम उसका हो गया, खेल का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ विप्रो रिसेंटली। आप जानते हो विप्रो, विप्रो क्या है? एक IT कंपनी है। क्या है ये? IT कंपनी है। ओके, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है विप्रो। तो अभी विप्रो का CEO और MD कौन बना है? तो CEO का फुल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये दोनों बनाया गया है श्रीनिवास पिल्ले को। श्रीनिवास पिल्ले जो है इसको बनाया गया है विप्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो अभी बनाया गया है श्रीनिवास पिल्ले को। ओके, विप्रो क्या है? एक IT कंपनी है। नाउ इन विच सिटी विल बी द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग। अब बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो झारखंड में किया है, लेकिन कौन से सिटी? तो रांची, जहाँ के MS धोनी रहने वाले हैं। तो इन विच सिटी विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग ई बी इनॉग्रेटेड। तो सिटी का नाम है रांची, स्टेट का नाम झारखंड। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है वो झारखंड का
पता है एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ट्री, तो झारखंड को ही बोलते हैं लैंड ऑफ ट्री, लैंड ऑफ ट्री। देखो झार पता है ये झार क्या होता है, झार का मतलब ये होता है ट्री, और खंड मीन्स लैंड, लैंड ऑफ ट्री। झारखंड कैपिटल रांची, वहाँ पर भी नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग ऑर्गेनाइज किया गया है। अरे गेम हाई है अभी तक। हु हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना। अब बोल रहा है कि इंडिया के टॉप रैंक की बात कर रहे हैं। वैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं ना वो चेस में बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं तो चेस में भी अच्छे होते हैं। तो अभी बोल रहा है कि इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बन गया है, उसका नाम है अर्जुन एरिगैसी को। सिर्फ इतना नाम मत याद रखो, सिर्फ अर्जुन नाम याद रखो। अर्जुन से याद हो जाएगा कि जो महाभारत के टाइम में सबसे अच्छे जो धनुधर थे वो कौन थे, अर्जुन थे। वैसे याद रखना कि हमारे जो अभी चेस प्लेयर जो है इंडिया में वो सबसे टॉप पे कौन है, अर्जुन है। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, अभी बताया था एक तो फीफा होता है जो वर्ल्ड वाइड होता है, फीफा, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन। तो ये कहाँ पे अभी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये गेम होगा, ये याद रखना। 2026 में जो है वुमेंस एशिया कप है ये फुटबॉल का, वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। वेयर इज द सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, अब ये सेलिंग है तो ऑफकोर्स वाटर से रिलेटेड होगा ये, और जहाँ समंदर है वहीं पॉसिबल है, जहाँ पे समंदर है वहीं पॉसिबल है। तो समंदर मुंबई के आसपास आप जानते ही हो, तो ये मुंबई में है, हालांकि चेन्नई में भी है, कटक में भी है, विशाखापट्टनम। मुंबई याद रखना। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप, ये नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप है सीनियर लोगों के लिए, तो ये मुंबई में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हु इज द फर्स्ट बॉलर टू बॉल ऑल 4 मेडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। T20 में आप समझ सकते हो, T20 में वो भी मेडन फेंकना, और एक बॉलर सिर्फ 4 ओवर ही दे सकता है। कितने, 4 ओवर से ही दे सकता है, और 4 ओवर्स में चारों के चारों मेडन, मेडन मीन्स एक भी रन नहीं दिया है। 4 मेडन्स ओवर्स इन अ T20 वर्ल्ड कप में कौन, तो लॉकी फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन जो है आप देख सकते हो कि 4 के 4 ओवर मतलब 6 4 जा 24 बॉल्स, नो रन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसको बोलना मत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हु हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी बताया था आपको। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 सिक्सेस मारने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट बैट्समैन कौन बना है, अभी मैं बताया था आपको, कौन, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड वाइज 600 सिक्सेस लगा चुका है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है क्रिस गेल, क्रिस गेल सेकेंड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे हमारा रोहित शर्मा हमारे इंडिया का। क्रिस गेल जो है आप देख सकते हो, क्रिस गेल जो है 553 सिक्सेस लगाया है। कितना, क्रिस गेल जो है सेकेंड पे है, 553 सिक्सेस ही लगाया है। रोहित शर्मा जो है वो 600 सिक्सेस लगाने वाला फर्स्ट प्लेयर बन गया है, टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन ब्रिक्स गेम्स, आप देखो ये ब्रिक्स गेम क्या होता है। तो नॉर्मली ब्रिक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। बी से हो जाता है आपको ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऑल दीज
एक्सेप्ट रसिया ऑल दीज आर दी डेवलपिंग कंट्रीज। ये सब क्या है, सब डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो वेस्टर्न कंट्री डेवलप कंट्रीज है उनके अगेंस्ट ये लोग अपना ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम है ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स के मेंबर्स कंट्रीज है उसके बीच में भी गेम होता है। तो बोल रहा है कि अभी ब्रिक्स का जो गेम हुआ था उसमें इंडिया को कितना मेडल्स मिला है, तो 29 मेडल्स। 29 मेडल्स जो है वो इंडिया जीता है इन ब्रिक्स गेम 2024 में। इंडिया 29 मेडल्स जीता है, याद रखना। 29 मेडल्स में आप देख सकते हो 3 गोल्ड है, 3 गोल्ड, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल्स। फर्स्ट पे बेलारूस, फर्स्ट पे कौन है, बेलारूस है, और सेकंड पे आपको चाइना है। तो मेंबर कंट्री ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये क्या है, मेंबर्स कंट्री है। प्रपोज न्यू मेंबर्स, अभी कुछ न्यू मेंबर्स भी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो नए मेंबर्स इसमें ऐड हुआ है, इसमें सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। तो आप देख सकते हो कि 6 न्यू मेंबर्स और 5 ओल्ड मेंबर्स। तो 6 + 5 अभी टोटल कितने हैं, 11 मेंबर्स है। कितने हो गए, 11 मेंबर्स, टोटल 11 मेंबर्स अभी हो गया है। 6 न्यू मेंबर्स इसमें एंट्री किया है, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 6 मेंबर्स अभी ऐड हुआ है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ब्रिक्स की मैं बात बता दूं आपको कि नॉर्मली जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स का अपना खुद का एक बैंक है, उसको बोलते हैं एनडीबी। बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग है। कहाँ है, चाइना में है, बीजिंग में है। हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक इज इन बीजिंग, चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। अभी बताया था आपको, अभी T20 वर्ल्ड कप में जो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जो है वो अवार्ड किसको दिया गया है, तो सूर्य कुमार यादव। ऑलमोस्ट जो है बाउंड्री पे भागते हुए एक कैच को पकड़ा था, जो कि वो 6 था, ऑलमोस्ट वो 6 था, लेकिन भागते हुए उस कैच को, वही कैच इंडिया ने, सूर्य कुमार यादव ने जीता, वो पकड़ा। और वो कैच पकड़ने के बाद जो है इंडिया की तरफ वो मैच घूम गया, वरना इंडिया हारने वाला था। इसलिए उसको स्मार्ट कैच ऑफ द मैच बोला जाता है, और उसको क्या अवार्ड दिया गया है T20 वर्ल्ड कप में। याद रखने से भूलना मत, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेयर विल द ICC मीन T20 वर्ल्ड कप। आप देखो अभी क्या है, एक चीज़ और याद रखना, हमारा जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वो एवरी 4 ईयर्स होता है, 4 साल के बाद होता है। ओडीआई वर्ल्ड कप इज बीइंग प्लेड एवरी 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो एवरी 2 ईयर्स पे ही होता है, क्या, 2 साल में ही होता है। तो अभी जो है 2024 में तो हुआ ही था, लेकिन 26 में जो है ये कहाँ होने वाला है, तो इंडिया एंड श्रीलंका में होने वाला है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे कंट्री में ही होने वाला है। अगले अगले T20 वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका और इंडिया में ही होने वाला है। ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार, आफ्टर 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी बताया था कॉमनवेल्थ का मतलब, कॉमनवेल्थ, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम 2026 बी हेल्ड। तो नॉर्मली क्या है कि 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये ब्रिटेन में हुआ था। 2022 में ब्रिटेन में हुआ था, जिसमें इंडिया को टोटल 61 मेडल मिला था। कितना मिला था, 61 मेडल मिला था। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि अभी 2026 तो कॉमनवेल्थ भी होता है एवरी 4 ईयर्स पे, हर 4 साल पे होता है। तो अभी जो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो में होने वाला है। ओके
चलिए, कॉमनवेल्थ क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉमनवेल्थ में टोटल 56 मेंबर्स है। कॉमनवेल्थ का मतलब ही होता है कि जो ब्रिटेन के कॉलोनी था एक टाइम पे। अब वेयर इज द आर्चरी वर्ल्ड कप? आर्चरी वर्ल्ड कप पता है ना, जो तीर धनुष से तीर चलाते, तीरंदाज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो जो तीरंदाज का जो गेम है, आर्चरी जो है, वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो ये चाइना में होने वाला है। कहाँ? चाइना में होने वाला है। ये बताया था कि जो एशिया एशियन हॉकी कप जो है वो भी चाइना में हुआ था, जो इंडिया जीता है। इस बार आर्चरी वर्ल्ड कप भी जो है वो कहाँ? चाइना में ही होने वाला है। चलिए, अब जो है हमारा स्पोर्ट्स प्ले गेम फिनिश हो गया है। अब हम आते हैं रैंकिंग इंडेक्स में। रैंकिंग इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखो इतना सारा क्यों है, बिकॉज हम लोग जैन से लेकर के सितंबर तक कर रहे हैं। जैन से सितंबर तक हम कर रहे हैं। अक्टूबर का मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देखे होंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? अभी जो साइबर क्राइम इंडेक्स आया है, वर्ल्ड का साइबर क्राइम इंडेक्स आया है, इंडिया का पोजीशन 10th नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो इंडिया का पोजीशन क्या है? 10th नंबर पे है। आई बात समझ में? टोटल 100 कंट्रीज में से इंडिया का पोजीशन जो है 10th नंबर पे है। किसके लिए? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। मतलब हमारे यहाँ पे भी क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। आप बोलोगे सब ज़्यादा कौन है? तो रसिया। रसिया जो है टॉप पे है। रसिया जो है टॉप पे है। सेकेंड पे यूक्रेन है। ये दोनों दुश्मन कंट्री। यूक्रेन है। थर्ड पे क्या है? चाइना है। चाइना थर्ड पे है। हमारा इंडिया जो है वो 10th नंबर पे है। तो हमें बाकी से मतलब नहीं है, एक रसिया से, कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में टॉप पे रसिया है और हमारा इंडिया कौन से पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, कुछ इंडेक्स है यहाँ पे इस चार्ट में, देख लो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नॉर्मली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स रिलीज करता है बॉर्डर, एक मिनट, बॉर्डर विदाउट बॉर्डर, एक मिनट, इसका नाम में थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, विदाउट बॉर्डर्स कुछ है। एनीवे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है इंडिया का पोजीशन बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हो 159th पोजीशन है, 159 है। इससे बेहतर तो इसके पिछले साल था। इसके पिछले साल जो है 152 पोजीशन था, लेकिन अभी कितना हो गया? 159th पोजीशन हो गया। इट मीन्स वर्ड कि हमारे इंडिया में जो मीडिया है, जो प्रेस का मीडिया है, वो सब सबके क्या है, सबके सब जो है वो ऑलरेडी परचेज्ड है, मतलब उसको खरीद लिया गया है। वो सही से जो है वो न्यूज नहीं दिखा रहा है, और इसीलिए जो है इसको, हाँ याद आ गया, इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करता है, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का पोजीशन बहुत ही बेकार है, 159th पोजीशन पे है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भी आप देखे थे कि 10th पोजीशन पे हमारा इंडिया है। पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। इट मीन्स व्हाट कि हम बहुत ही जल्दी पासपोर्ट अफोर्डेबल कर देते हैं लोगों के लिए। स्पेशली जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से ये बहुत फास्ट हो गया है, इसलिए इंडिया जो है सेकेंड पे आ गया है। ये गर्व की बात है कि हमारा इंडिया द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी हम इतना फास्ट काम कर रहे हैं। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। आप देखो ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या हो जाता है? यूनिकॉर्न बहुत बार आप लोग सुने होंगे, यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न। ये होता क्या है? देखो, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वैसा न्यू सेटअप, वैसा नए कंपनी, वैसे न्यू सेटअप कंपनी जो
$1 बिलियन, कितने, $1 बिलियन का वर्थ हो गया है, कितने, $1 बिलियन। वैसे न्यू सेटअप कंपनी जो $1 बिलियन का असेट्स गेन कर लिया है, उसके उतने वर्थ का $1 बिलियन वर्थ का हो गया है, उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। अगर $10 बिलियन का हो जाएगा तो उसको डेकाकॉर्न बोलेंगे। वैसे न्यू सेटअप जो $10 बिलियन का अगर वर्थ हो जाएगा उसका, तो हम डेकाकॉर्न बोलेंगे। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं। यूनिकॉर्न में जो है हमारा कंट्री वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है। किस पे है? 3rd पोजीशन पे। यहाँ पे कम दिखाया गया है, यहाँ पे 67th दिखाया गया है, जो कि गलत है। एक्चुअली इंडिया में 123 यूनिकॉर्न हो चुका है, 123 यूनिकॉर्न हो चुका है। यहाँ पे ये गलत है, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना बाद में। तो इसमें इंडिया का पोजीशन जो है 3rd है। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया का 29th रैंक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर, आप देखो सॉफ्ट पावर क्या है। बहुत बार आप सुनते होंगे एक तरह से ये सॉफ्ट पावर होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है, देखो 2 तरह का पावर होता है, एक होता है हार्ड पावर, दूसरा होता है शॉर्ट पावर। हार्ड पावर क्या होता है? जैसे हम वैसे पावर जो हम वेपन्स के बेसिस पे रिकग्नाइज होते हैं। जैसे इंडिया के पास कितने एटॉमिक बम है, कितने मिसाइल्स है, कितने फाइटर जेट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो मिसाइल्स वगैरह है, बम वगैरह है, वो हार्ड पावर है। वो क्या है? हार्ड पावर है। मतलब उसके बेसिस पे भी हम अदर कंट्री को क्या कर सकते हैं? डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होता है कि ऐसा पावर जिससे हम दूसरे कंट्री को बहुत ही आसानी से कन्विंस कर सकता है, या हमारे एक्टिविटीज़ से, हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कस्टम से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे डांस हमारा क्या है? सॉफ्ट पावर है, ठीक है ना। हमारा कस्टम क्या है? सॉफ्ट पावर है, ठीक है ना। हमारा ड्रामा, इंडिया का ड्रामा क्या है? सॉफ्ट पावर है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जिससे इंडिया या इंडियन जो कल्चर है, इंडियन कल्चर से अगर अदर कंट्रीज के पीपल या अदर कंट्रीज अगर हमसे अट्रैक्ट होता है कॉज ऑफ सॉफ्ट पावर, तो हमारा सॉफ्ट पावर अच्छा है, इसलिए अदर कंट्री जो है हमारे कल्चर को देखना पसंद करता है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया का 29th रैंक है। कितने? 29th रैंक है। आई बात समझ में? तो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर जो है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, बेकार है। इंडिया के देखते हो 126th रैंक है। मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमेशा एंजाइटी में रहता है, टेंशन में रहता है। मतलब टॉप में कौन है? हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में जो है टॉप पे फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का 126th रैंक है, ये भी याद रखना। इट मीन्स वर्ड कि इंडियन मेंबर्स, इंडियन पीपल जो है वो खुश नहीं रहता है। चलिए, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, आप बोलेंगे आईपी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स वॉस वैसे प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरा कोई वेबसाइट है, या मेरा कोई बुक है, या मेरा कोई कंटेंट्स है, मेरा कोई न्यूज़ है, ये सब क्या है? सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे मेरा कोई पेंटिंग है, वो मेरा पेंटिंग है, ये सब क्या है? सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 42nd रैंक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का 42nd रैंक है। अगर हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इंडिया का 85th रैंक है। देखो एक्चुअली जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी टॉप पे है फ्रांस। कौन है? फ्रांस, सिंगापुर, जापान, ये सब क्या है? टॉप पे आता है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो 192 कंट्रीज,
192 कंट्रीज में जो है यहाँ के पासपोर्ट वैलिड है, ये 192 कंट्रीज यहाँ के लोग विजिट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए इंडिया का पोजीशन आप देख सकते हो कि 85th रैंक पे है, टॉप पे। ये तीनों एक साथ आया है, ये तीनों आया है एक साथ फर्स्ट पोजीशन पे, याद रखना, फ्रांस, सिंगापुर एंड जापान। तो आई होप ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इंडिया का रैंक कौन सा है। 85th रैंक है, सॉरी हाँ 85th रैंक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में इंडिया का 35th रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको मैं बताया था इकोनॉमिक्स में, याद होगा कि जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट है उसको मेजर करते हैं किसे, HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ग्रोथ को मेजर करते हैं नेशनल इनकम से। तो अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है, 134th। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स वर्ड कि हमारे कंट्री में जो ह्यूमन है उसको कितना एजुकेशन अचीव है, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, वहाँ पे फ्रीडम कैसा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब इसी में आता है। ये सब आप देख रहे हो ना, जेंडर इक्वालिटी कैसा है, आप देख रहे हैं, तो ये सब आता है, किस में आता है, लाइफ स्टाइल वगैरह सब आ जाता है, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर होता है। तो इसलिए हमारा पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, 134th है HDI इंडेक्स। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, देखो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में हम 4th आते हैं वर्ल्ड में, मतलब सबसे ताकतवर देश, विश्व में सबसे ताकतवर देश में हम भी ताकतवर हैं, हम किस पे आते हैं, 4th पे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आर्मी में हम 3rd पे हैं, आर्मी जो है उसमें हम 3rd पे हैं। इवन हम एयर फोर्स की बात करेंगे तो चाइना बोलता है हमसे बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है, एयर फोर्स में वैसे हमें 4th रैंक दिया गया है। लेकिन जब बात करेंगे नेवी में हमें 5th रैंक दिया गया है। ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारा जो रैंकिंग है वो कितना है, 4th रैंकिंग है। तो फर्स्ट पे तो आप जानते ही होंगे कौन होगा, फर्स्ट पे है USA, सेकेंड पे है रसिया, एंड 4th पे इंडिया। क्लियर, विश्व में सबसे ताकतवर देश में पहले USA, देन रसिया, देन चाइना, और इसके बाद हमारा इंडिया का नाम देता है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ रैंक है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मीन्स वर्ड के एनवायरमेंट के लिए इंडिया कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसके लिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं, कौन करता है, ये येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आप देख रहे हो, येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है ना, ये रिपोर्ट रिलीज करता है। और इसमें हमारा कंट्री का जो पोजीशन है वो 176 है, कितना है, 176 है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट में हम लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। और है, इंडिया में पॉल्यूशन है, नो डाउट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज एशिया पावर इंडेक्स। अब देखो वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड में मिलिट्री स्ट्रेंथ में हमारा पोजीशन क्या है, 4th है, लेकिन यहाँ पे एशिया पावर की बात कर रहे हैं, तो एशिया पावर में अगर हम बात करेंगे तो हमारा पोजीशन 3rd है। तो अगर 3rd है तो फर्स्ट में कौन है, अच्छा ये रिलीज कौन करता है, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोए इंस्टीट्यूट जो है, ये पावर इंडेक्स जो है, एशिया पावर इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं, रिपोर्ट ये तैयार करता है। हमारा पोजीशन 3rd दिया है, फर्स्ट पे USA को दिया है। अब बोलेंगे USA तो एशियन कंट्री नहीं है, जी नहीं, USA एशियन कंट्री नहीं है, लेकिन USA का जो है इन्फ्लुएंस एशिया पे बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते हो USA जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, किसको, ताइवान को। USA जो है वो जापान को सपोर्ट करता है, मतलब ओपनली सपोर्ट करता है। USA जो है वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना। तो USA ऐसे बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना। इट मीन्स व्हाट कि USA का इन्फ्लुएंस एशिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए टॉप पे जो है USA को ही रखा है, सेकेंड में चाइना और 3rd पे इंडिया।
यहाँ बात हो रही है कि एशिया पावर इंडेक्स में जो इंडिया का पोजीशन कितना है, थर्ड है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। आप देखो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, अभी भी हमारे कंट्री में आप देखोगे तो हमारा जेंडर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो है मेल और फीमेल के बीच में जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क्स है जो फीमेल के लिए डेजिग्नेटेड है कि ये वो फीमेल ही कर सकती है, मेल नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम है जो बोलते हैं मेल ही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकता, जो कि गलत है, स्टीरियोटाइप है, ये सब सही नहीं है। तो एनीवे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अभी भी इंडिया बहुत ज़्यादा है, हमारा पोजीशन बहुत ही बदतर है, 129 है। अभी भी हमारे कंट्री में जो है 129 पोजीशन पे है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, इस रिपोर्ट को। हमारा पोजीशन 129 है। हमसे बेहतर बांग्लादेश है, देखो 99 पे है। नेपाल हमसे बेहतर है, 111 पे है। श्रीलंका भी हमसे बेहतर है, 125 पे है। भूटान भी हमसे बेहतर है, 124 पे है। अब जरा सोचो। हाँ, पाकिस्तान हमसे ख़राब है, 145 पे है। आप जरा सोचिए कि हम अपने नेबर कंट्री से भी ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं जेंडर इक्वालिटी गैप में। तो ग्लोबल जेंडर गैप में जो है हमारा पोजीशन हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से भी ख़राब है। हाँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से बेहतर ज़रूर है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात, ये अच्छी बात नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ड रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन भी, देखो नाम ही है टूरिज्म डेवलपमेंट, आपको ये कौन करता है? तो WEF। अभी बताया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो भी कौन करता है? WEF करता है। यहाँ बात कर रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भी, ये रिलीज कौन करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया का कौन सा पोजीशन है, तो टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा इंडिया का 39th पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? 39th पोजीशन है। अभी बताया था, याद होगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अभी बताया था कि हैप्पी, हमारा पोजीशन कितना है, अभी बताया था 129 है, मतलब हमारा पोजीशन बहुत ही खराब है। लेकिन फिनलैंड, कौन? फिनलैंड में है, यहाँ के लोग सबसे हैप्पीएस्ट है, बहुत ही खुश रहते हैं। फिनलैंड, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? फिनलैंड। हमारे इंडियन लोग बहुत ही टेंशन में रहता है। रिसेंटली द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज रिलीज बाय होम। हालांकि ये नहीं पूछेगा, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी वन लाइनर है, एक बार पढ़ लेते। रिसेंटली द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज रिलीज बाय होम, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PDF मैं आपको दे दूंगा, PDF एक बार पढ़ लेना। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्कीम्स। टाइम कितना हुआ है? ओके, हो जाएगा थोड़ा सा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रोड सेफ्टी फोर्स।
देखो ये रोड सेफ्टी फोर्स जो है ये वन लाइनर है, जो मैं भी बताने वाला हूँ ये वन लाइनर है, फटाफट होगा। रोड सेफ्टी फोर्स जो है, आप जानते हो रोड सेफ्टी फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो रोड पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अब ये जितने भी रोड्स हैं हर रोड पे क्या होगा, अलग अलग फोर्स मतलब मिलिट्री होगा, मतलब पुलिस होगा। इन शॉर्ट वहाँ पे क्या है, पावर को रखा है पंजाब, क्योंकि पंजाब में जो है ड्रग्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। क्या, ड्रग्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पे रोड सेफ्टी फोर्स जो है पंजाब गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, ये याद रखना। तो रोड सेफ्टी फोर्स जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इससे याद रखना है, आपने सुना होगा उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब जो एक मूवी आया था, इसी पे आया था कि पंजाब के लोग जो है किस तरह से ड्रग्स के एडिक्टेड है। अच्छा, एक चीज़ और ऐसा है, ये हिंदी में दिया हुआ है लेकिन एक बार देख लेना आप। कुछ ऐसे स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले लाया था, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है कि वो स्कीम, सेंट्रल स्कीम कब लॉन्च हुआ था। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो 2014 में लॉन्च किया, हृदय योजना भी 15 में लॉन्च किया, स्टैंड अप इंडिया 16 में लॉन्च किया, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 14 में लॉन्च किया, भारत नेट योजना 17 में लॉन्च किया, जल जीवन मिशन 19 में लॉन्च किया, अटल भूजल योजना 19 में ही लॉन्च किया, वन धन योजना 18 में लॉन्च किया, स्वामित्व योजना 20 में लॉन्च किया, अमृत योजना 15 में लॉन्च किया, नई शिक्षा नीति मतलब एनईपी बोलते हैं इसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है 20 में लॉन्च किया, अग्निपथ योजना पता है ना कि इसके बेसिस पे 4 इयर्स के लिए जो है ना मिलिट्री में क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो ये भी क्या है 22 में किया, भारतमाला योजना 15 में लॉन्च किया, उड़ान योजना 17 में लॉन्च किया, आरोग्य मैत्री 23 में, पीएम विश्वकर्म योजना 23 में। तो कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो एक बार आपको देखना है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ईयर में लॉन्च किया। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट योजना है, स्कीम्स है, वो एक बार आप देख लेना। अच्छा, कुछ ऑपरेशन भी है, वो भी आप देख लो। आप देखो ऑपरेशन इंद्रावती, एक्चुअली क्या है कि हैती, हैती जो है अफ्रीका में एक कंट्री है, हैती क्या है, अफ्रीका में एक कंट्री है। वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अनरेस्ट हो गया था, वायलेंस हो गया था, तो उस वायलेंस में बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे, तो उसको इवैक्यूएट करवाने के लिए, उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया और सुरक्षित वहाँ से भारतीयों को इंडिया लाया गया ऑपरेशन इंद्रावती के थ्रू। इजराइल का हमास के खिलाफ जो अभी वॉर हुआ था, उसमें जो ऑपरेशन है वो आयरन स्वॉर्ड, ये इजराइल ने किया है कि हमास के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चलाया था। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कुछ दिन पहले अराउंड 1 ईयर हो गया है कि इजराइल में एक साथ बहुत सारे रॉकेट से हमास ने हमला किया था, तो इजराइल जो है उसके रिटेलिएट में, उसके रिवेंज में जो है आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन चालू किया। अब बताओ ये ऑपरेशन दोस्त लास्ट ईयर जो है टर्की और सीरिया में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जो है डेंजरस अर्थक्वेक आया था, जिसमें वहाँ पे बहुत सारे टर्किश और सीरियन लोग मारे गए थे। उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था किनको, टर्की को और सीरिया को, ऑपरेशन दोस्त। सूडान में जो अभी सूडान में जो अभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, सूडान में गृह युद्ध हुआ था, ओके, डोमेस्टिक वॉर हुआ था, इसलिए उसमें इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है बहुत सारे इंडियंस को सूडान से बाहर निकाल के इंडिया लाया। अब देखो अभी रसिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सारे इंडियंस जो है वो यूक्रेन में फंस गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियंस होते हैं जो इंडिया के मेडिकल में नहीं पास हो पाते हैं, तो वो रसिया से या अदर कंट्री के मेडिकल्स मतलब कि वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेकर के एमबीबीएस का डिग्री ले लेता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस जो है वो यूक्रेन में फंस गए थे, तो ऑपरेशन गंगा के तहत जो है उन सबको बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान में अभी पता होगा कि अभी अफगानिस्तान में जो है डेमोक्रेसी को हटा करके तालिबान जो है अभी वहाँ पे फिर से थियोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दिया। तो तालिबान के जब कब्जे में आया तो बहुत सारे इंडियंस जो वहाँ फंस गए थे, वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का यूज किया था। नशीली दवाओं की तस्करी, जो भी ड्रग्स है या ऐसे मेडिसिन है जो बहुत ही ड्रगिस है, वैसे मेडिसिन को तस्करी के लिए, उसके स्मगलिंग के लिए ऑपरेशन गरुड़ का जो हमारे भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको भी एक बार आप लोग को देख लेना है।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो सूर्योदय योजना, ये नॉर्मली ऐसा है, इसको सीलिंग रूफ या हम बोल सकते हैं सोलर रूफ, इसको हम सोलर रूफ प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या? सोलर रूफ प्रोग्राम। जो हमारे घर का जो छत होता है, जो रूफ होता है हमारे घर का जो छत होता है, तो उस छत पे बोला गया है क्या लगाने के लिए? सोलर प्लेट लगा, सोलर पैनल लगाने के लिए। तो सोलर पैनल लगाने के लिए जिससे क्या है कि हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर सरप्लस हुआ, ज़्यादा हुआ हमारे कंजम्पशन से, तो उसको हम गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हैं। तो सूर्योदय योजना जो है बेसिकली क्या है? रूफ टॉप सोलर पैनल्स के लिए योजना लाया गया था। महतारी वंदना योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। देखो महतारी, महतारी बोलते हैं माँ को, किसको? मदर, महतारी। ये जो है छत्तीसगढ़ में महतारी मतलब माँ। और नॉर्मली क्या है, एक मिनट, ओके। तो ये जो महतारी वंदना योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लाया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पे जो वुमन है स्पेशली, उनको एवरी हाउस वुमन को 1000 रुपीज़ जो है मंथली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। क्या? 1000 रुपीज़ जो है हर मंथ दिया जाएगा। कितने? 1 ईयर तक। कितने? 1 ईयर तक। इस मीन्स वट ईयरली कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 रुपया जो है हर साल उसको महीना, हर साल दिया जाएगा, एवरी मंथ 1000। इट इज़ अ जस्ट अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वुमेंस, फॉर वुमन एम्पावरमेंट। इसके लिए दिया गया है महतारी वंदना योजना। कौन? छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने। और भी कुछ योजना है, एक बार देख लो। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये सब सारी योजना जो है वो मध्य प्रदेश के है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जैसे लाडली बहना योजना इज द प्रोग्राम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और नीचे 4 स्टेट का नाम दे देगा। तो ऐसे याद रखना कि लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री, लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना मुख्यमंत्री, कन्या विवाह योजना, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश का है। ये स्पर्श क्या है? स्पर्श सर्विस विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। ये स्पर्श सर्विस क्या है? देखो स्पर्श जो है बेसिकली मिलिट्री के लिए लिया गया है। हमारे इंडिया में जो रिटायर्ड मिलिट्री है या ऐसे हाउस है जहाँ तक उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ तक उनको सपोर्ट करने के लिए स्पर्श सर्विस का प्रोग्राम लाया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाया है। तो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्ष। नाम का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन, स्पर्श का फुल फॉर्म सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर हिज स्पर्श सर्विस। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिसी कमीशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे चलेगा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, या एक बार अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा है, अभी तो थोड़ा भी नहीं कंप्लीट हुआ। नगर वन योजना विच वॉज इन न्यूज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नगर वन योजना जो है ये न्यूज में है। ये क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो अर्बन एरिया होता है या सिटीज होता है, शहर है या अर्बन एरिया है, एक्चुअली वहाँ पे बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कवर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड दी व्हाट? नगर वन योजना। और अभी ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, विद द एम टू इंक्रीज ग्रीनरी इन अर्बन एरिया। तो वही है। हु रिसेंटली लॉन्च द एनपीएस वात्सल्य योजना। देखो ये एनपीएस वात्सल्य योजना जो है एक्चुअली बच्चों के लिए है, और मोदी जी ने लाया है। कौन? मोदी जी नहीं है इसमें, निर्मला सीतारमन है, सॉरी।
तो निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉर्मली उन्हें लॉन्च किया एनपीएस वत्सल्य योजना, जो बेसिकली किसके लिए है, चिल्ड्रेन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बोलो, मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा आज, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ज़्यादा अगर दिमाग में नहीं जा रहा हो तो। क्या बोल रहे हो? ठीक है यहाँ तक?